हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा हब में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे साउंड के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने साउंड के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया है और साथ साथ इनके लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम ट्रांसवर्स वेव और उनसे जुड़े सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। विदाउट एनी फर्दर ड्यू चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव होता क्या है एक्चुअली कि हमारे पास जो वाइब्रेशंस थे और जो प्रोपगेशन थे, जो वाइब्रेशन और जो प्रोपगेशन, ये दोनों वाइब्रेशन और प्रोपगेशन इससे पिछले वाले वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या थे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे तो इन वेव्स को हमने कहा था लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है। वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो इस तरह के वेव्स को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में और क्या हो सकता है कि इसका अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अ वेव मोशन इज सेड टू बी ट्रांसवर्स इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम if the particle of the medium through which the wave propagates, मतलब जिसके थ्रू वेव हमारा क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, प्रोपगेशन एंड वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। क्या होता है कि प्रोपगेशन और वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स को समझना हो हमें तो इनका सीधा साधा एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी रोप को हम किसी वॉल से क्या कर दें, अटैच कर दें, और अटैच करने के बाद इस रोप में हम क्या कर दें, इसे एक बम्प दे दें। तो क्या होगा कि इस रोप में इनके जो पार्टिकल्स होंगे, इनके पार्टिकल्स यहाँ हर जगह होंगे। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, मतलब क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा, जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा तो ये रोप जो होगा ये क्या करेगा, एलिवेट कर जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये पार्टिकल्स जब नीचे की ओर जाएंगे तो ये वेव क्या करेगा, डिप्लीट कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये अप एंड डाउन करते हैं, इसलिए जो वेव का पैटर्न होगा ये ऐसे होगा। फर्स्ट इंस्टेंट में ऐसे होगा तो सेकंड इंस्टेंट पे ऐसे होगा, थर्ड इंस्टेंट पे हो सकता है ऐसे हो जाए। कहने का मतलब ये वेव्स के जो पैटर्न होंगे ये कैसे हो जाएंगे, साइनोसोडल हो जाएंगे। साइनोसोडल का मतलब कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात करें तो ये वेव साइन और कोसाइन इन दोनों ग्राफ के पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास तीन मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। तो साइन और कॉस जो होते हैं वो आपके प्रोपगेशंस को डिस्क्राइब करते हैं, और जो टेंजेंट होता है ये हमेशा हमारे वेव के या हमारे पैरामीटर्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। तो अगर डिस्क्राइब करना है हमें हमारे वेव का पैटर्न, हमारे वेव का प्रोपगेशन, तो हमको किसके थ्रू जाना होगा, हमें साइन और कोसाइन। तो जो भी पैटर्न, जो भी ग्राफ अगर आपके साइन और कोसाइन दोनों को फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह के वेव्स को कहा जाता है साइनोसोडल। तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो आपका साइनोसोडल नेचर का भी होता है। साइनोसोडल नेचर मतलब विच ऑबेज साइन एज वेल एज कॉस ग्राफ पैटर्न। मतलब साइन और कोसाइन दोनों के ग्राफ पैटर्न को जो फॉलो कर रहे हैं
उनको क्या बोलते हैं, साइनोसोडल वेव पैटर्न्स या साइनोसोडल नेचर या फिर ट्रांसवर्स वेव। देखिए, ट्रांसवर्स वेव की जब बात कर रहे थे तो इस वेव में अगर हम इनके वेव्स को डिस्क्राइब करें तो ये कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं। एक बार इसमें क्या होता है, अप होता है, तो दूसरी इंस्टेंट पे इसमें डाउन होता है, फिर तीसरे इंस्टेंट पे इसमें अप होता है, चौथे इंस्टेंट पे इसमें डाउन होता है। तो जो अप वाले पोर्शंस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो इनका अप वाला पोर्शंस होता है जिसको मैक्सिमम कहा जाता है, जो मैक्सिमम होता है, इसी को इस वेव का, इस पैटर्न का पीक पॉइंट बोला जाता है। इस पैटर्न का पीक पॉइंट बोला जाता है। पीक पॉइंट के साथ साथ इन्हें एलिवेटेड पॉइंट भी कहा जाता है, और यही एलिवेटेड पॉइंट हमारे क्रेस्ट कहलाते हैं। यही एलिवेटेड पॉइंट हमारे क्रेस्ट कहलाते हैं। डाउनवर्ड सेक्शन में देखें तो अगर ये डाउनवर्ड सेक्शन में मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम इन पॉजिटिव एक्सिस है और ये मैक्सिमम इन नेगेटिव एक्सिस है, तो नेगेटिव एक्सिस में इसी मैक्सिमा को हम प्लिंथ पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लिंथ पॉइंट। साथ साथ इनको हम डिप्लीटेड पॉइंट भी कहते हैं, डिप्लीटेड पॉइंट भी कहते हैं, और साथ साथ इनको हम ट्रफ भी कहते हैं, साथ साथ इनको हम ट्रफ भी कहते हैं। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन होता है, अगर पॉजिटिव एक्सिस में है तो उनको पीक पॉइंट बोलते हैं, नेगेटिव एक्सिस में है तो उनको प्लिंथ पॉइंट बोलते हैं। नेगेटिव एक्सिस होने का मतलब कि ये नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड एक्सिस में, मतलब डाउनवर्ड एक्सट्रीम पे ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्सट्रीम पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। इसको समझने के लिए हम एक पेंडुलम का केस कंसिडर करते हैं कि सपोज करिए एक पेंडुलम है, एक सस्पेंडेड पेंडुलम है, जो इसका क्या है, ये इसका मीन है, ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब अगर हम पेंडुलम का ग्राफ प्लॉट करें तो ये इसका मीन पोजीशन है। अब क्या है कि इस पेंडुलम को हमने क्या किया, हल्का सा इसको स्विंग करा के ऑसिलेट कराया है। ये पेंडुलम यहाँ कहीं आया, जब ये पेंडुलम हमने इसको क्या किया है, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे दिया है, और जैसे ही छोड़ा ये पेंडुलम क्या करेगा, वापस अपने मीन की ओर मूव कर जाएगा। जब वापस ये अपने मीन की ओर मूव करेगा तो एक बार ये अपने मीन पॉइंट को टच करेगा, फिर इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, ये पार्टिकल या ये पेंडुलम आगे की ओर बढ़ जाएगा, और आगे की ओर बढ़ने में इधर आपका एक्सट्रीम 1 था, इधर आपका एक्सट्रीम 2 हो जाएगा, सेकंड एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, और यहाँ जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, वापस अपने इनिशियल की ओर मूव कर जाएगा। जब सेकंड एक्सट्रीम पे जाता है तो इसको हम डाउनवर्ड एक्सिस से डिनोट कराते हैं, वापस अपने मीन पे आया। अब फर्दर यही क्या होती हैं, ये चीज़ें रिपीट कर जाती हैं। जब रिपीट करती हैं तो हमारे ग्राफ का पैटर्न बन जाता है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और प्रोपागेट कर रहा है। ये इसका ग्राफ है और ये सिंपल पेंडुलम का केस है। क्या होता है कि जब हम इस ग्राफ को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। इन ग्राफ्स को जब हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, पहला पैरामीटर आता है हमारा एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। एम्पलीट्यूड को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कहने का मतलब ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना हाइट अचीव कर रहा है, इस हाइट तक पहुंच रहा है, यही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और ये किसी भी साइड हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर साइड। दूसरा जो पैरामीटर हमारा आता है वो होता है वेवलेंथ। दूसरा जो पैरामीटर आता है वो होता है हमारा वेवलेंथ। वेवलेंथ एक्चुअली क्या होता है कि द डिस्प्लेसमेंट या द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive
क्रेस्ट। दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, या दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ्स। क्रेस्ट और ट्रफ एक्चुअली होते क्या हैं, पहले तो इन्हीं देख लेते हैं, क्या होते हैं क्रेस्ट और क्या होते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट जो होता है एक्चुअली हमारा, क्रेस्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो, क्रेस्ट तो आप समझ ही चुके हैं क्या होता है। अगर हमें क्रेस्ट को डिफाइन करना हो या ट्रफ को डिफाइन करना हो या फिर ट्रफ को डिफाइन करना हो, तो क्रेस्ट और ट्रफ को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं कि हम्प, मतलब जो हम्प पॉइंट था, मतलब ये जो हम्प पॉइंट था, या फिर ये जो डिप्रेस या हॉलो पॉइंट था, ये डिप्रेस और हॉलो पॉइंट था, इसको हमने लिखा हम्प और हॉलो पॉइंट। और इसी दो हम्प और दो हॉलो पॉइंट के डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कराते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कराते हैं। इस वेवलेंथ की बात करें अगर हम इस पैटर्न में, इस ग्राफ में वेलोसिटी की बात करें, तो हमारा पार्टिकल, हमारा प्रोपगेशन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी इज इक्वल हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हमने लिखा v और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख देंगे? लैम्डा अपॉन में टाइम। यहाँ ये जो टाइम यूज किया है ये है हमारा टाइम पीरियड। ये क्या है हमारा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि ओवरऑल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में ओवरऑल कितना टाइम लगता है? एक साइकिल का मतलब कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे पेंडुलम का ही केस लेते हैं, तो पेंडुलम एक बार अपने मीन पे था, वापस अपने एक्सट्रीम पे आया, एक्सट्रीम के बाद वापस अपने दूसरे एक्सट्रीम पे गया, वापस अपने मीन पे आया। कहने का मतलब कि मीन पे था, एक्सट्रीम, वापस मीन, वापस एक्सट्रीम, वापस मीन। यहाँ पे इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। और इसके आगे जब ये फर्दर मूव करेगा तो अपने पैटर्न को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो एक पैटर्न, मतलब एक पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करने में से ओवरऑल कितना टाइम लगा है, इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। एक और टर्म यूज होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? आइए देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर सपोज करिए हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ कुछ ऐसा है, और हम बात करें अगर हमारा ये एक सेकंड को डिनोट करा रहा है, इसको इस तरह समझते हैं कि सपोज करिए हमारे पास दो ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा है, तो दूसरे ग्राफ का इसी के ठीक बिलो कुछ ऐसा पैटर्न है। और सपोज करिए ये बेस लाइन जो है हमारे 1 सेकंड को डिनोट करा रही है, तो फर्स्ट ग्राफ में और सेकंड ग्राफ में ये अभी अपना ऑलमोस्ट हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ये हाफ कर रहा है, ये 1.5 कर रहा है। तो क्या हुआ कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, यही इसका क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यही इसका फ्रीक्वेंसी, मतलब फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले के कंपैरेटिवली कम है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ये आपका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, और देख लीजिए जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, जितना कम टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ टाइम पीरियड कंप्लीट करने में ये इसका टाइम पीरियड है और ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड जितना ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी उतनी कम है, और यहाँ टाइम पीरियड जितना कम है फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है।
तो जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, इसको न्यू से डिनोट कराते हैं, ये हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी इज इक्वल लैम्डा अपॉन टी। इसी फॉर्मूले को हम इसे रेसिप्रोकेट करा देते हैं और लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल लैम्डा इनटू न्यू, लैम्डा इनटू न्यू। ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल किस वेलोसिटी से प्रोपगेट कर रहा है, ये इसका क्या है, प्रोपगेशन का वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये था हमारा ट्रांसवर्स वेव का ओवरऑल ओवरव्यू, अब ट्रांसवर्स वेव के बाद हमारे पास जो इनके एडिशनल टॉपिक्स बचते हैं वो बचते हैं रिलेशन बचते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बचता है, फर्दर कई सारे ग्राफ्स बचते हैं। उसके बाद सोनिक बूम, शॉकिंग वेव्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इनके ग्राफ्स को देखते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।